ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ना, इसकी पैथोलॉजी रह गई और ये लास्ट वीडियो होगी एंडोक्राइन पैथोलॉजी की ना, ठीक है। हमें पता है, हमने फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है कि जो हमारे पास होता है ना ये किडनी सॉरी, इसके ऊपर जो है ना वो होता है एड्रीनल ग्लैंड, दरमियान वाला एड्रीनल मेडुला और बाहर वाला एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है। ये तो बच्चों वाली बात है ना। अब इसके अंदर जो है ना एड्रीनल कॉर्टेक्स को सबसे पहले मैं बताऊंगा। इसकी हमारे पास होती हैं 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर्स बहुत से लोगों को याद भी होगा। इसकी एक निमोनिक होता है GF और R, जोना ग्लोमेरुलोजा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, इन सब के साथ जोना जोना लगाना होता है आपने। अच्छा, जो हमारे पास ग्लोमेरुलोजा होता है ना, ये क्या सेक्रेट करता है? ये एमसीक्यूज, ये तीनों में से कोई ना कोई एमसीक्यूज पे हर दफ़ा पेट आता ही है ना, किसी सेंडम में, किसी ना किसी एमसीक्यूज में। जो हमारे पास ग्लोमेरुलोजा है वो हमारे पास सेक्रेट करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जिसके अंदर हमारा एल्डोस्टेरोन आ जाता है, जिसने वो मिनरल्स वगैरह के। फेसिकुलेटर ने हमारे पास क्या करना होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ करना होता है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जबकि रेटिकुलरिस ने हमारे पास सेक्स स्टीरॉयड, जितने भी हार्मोन है ना, वो सेक्रेट करने होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ग्लोमेरुलोजा के लिए हमारे पास होता है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ना, जो फेसिकुलेटा के लिए जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसके अंदर आपके पास कॉर्टिसोल हार्मोन आ जाता है। लेकिन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के अंदर मैंने बता दिया हमारा एल्डोस्टेरोन आ जाता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन। अब हमारे पास ये अगर ग्लोमेरुलोजा में ख़राबी होगी तो वो एडिसन और वो दूसरी एल्डोस्टेरोन वाली सारी डिजीज़ करवाएगा। कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो कुशिंग डिजीज़, और फिर टेस्टोस्टेरोन के अपने जो है ना वो बाकी आ जाएंगे। तो मैंने ये किस तरह याद किया था, ये हमेशा मुझे ना मिक्स हो जाता था। देखो, जो हमारे पास ना ग्लोमेरुलोजा ना, इसके लिए मैंने निमोनिक बनाया था GM, मतलब गुलाम मुस्तफ़ा। इसके लिए मैंने, मेरे अपने निमोनिक्स हैं, बाकी आप देख लीजिए, थोड़े से हैं इस तरह के, आपने घबराना नहीं। जबकि FG मतलब फौजी। ठीक है, तो फेसिकुलेटा हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ करेगा। G से हमारे पास ग्लोमेरुलोजा तो वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, रेटिकुलरिस जो है ना वो क्या करता है, ड्यूरिंग सेक्स जो है ना, मैंने ये निमोनिक देखा था, वो रोता है। तो रेटिकुलरिस जो है ना वो हमारे पास क्या है, सेक्स स्टीरॉयड। सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरी ये निमोनिक थे, मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बाकी अब जिसको अच्छे लगे गंदे लगे वो अपने हैं यार। अच्छा, अब हम करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन किसके बारे में, हाइपर कॉर्टिकोस्टीरोइड मीन के। अगर यही हार्मोन हद से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कहेंगे हाइपर एड्रीनलिज्म होगा। ठीक है, मतलब एड्रीनल ग्लैंड के अगर हार्मोन ज़्यादा हो गया तो वो हाइपर एड्रीनलिज्म। इसके अंदर आप क्या कहेगा, अगर तो हमारे पास कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाए किसी वजह से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास उस बंदे को कुशिंग सिंड्रोम हो गया, और वहाँ से फिर कुशिंग डिजीज़ वाले सारे का सारा। सिंड्रोम और डिजीज़ का आपको पता है होगा, डिजीज़ जो किडनी में होता है, और कुशिंग सिंड्रोम जो है ना वो पिट्यूटरी का फ़र्क होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो होता है ना वो, अगर हमारे पास एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होगा। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का लेवल हमारे पास ज़्यादा, जिसे हम क्या कहते हैं, कौन सिंड्रोम। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है, अगर एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाए तो इसे हम कहते हैं विनलाइजिंग सिंड्रोम या एड्रीनोजेनिटल। ठीक है, एड्रीनोजेनिटल या विनलाइजिंग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, जो कि वो सेक्स हार्मोन से सारे का सारा रिलेटेड होता है। तो ये एक मैंने सुपरफिशियल सा व्यू बता दी। अब मैं बताता हूँ बारी बारी कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, और बाकी हम इसकी यहीं पर डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटा लूँ थोड़ा सा, या इसी के नीचे ही डिस्कस कर लेते हैं यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ दी मशहूर ज़माना कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। देखो, इसके अंदर हमारे पास क्या है, कॉर्टिसोल जो है ना वो टपाटप बनता जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर जो है ना वो सारे के सारे, ये जो कॉर्टिसोल है ना, ये हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है,
ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नया नया ग्लूकोज बनाना है। अच्छा, इसकी अब हमारे पास क्या क्या वजह हो सकती है? या तो हमारे पास कोई एक्सोजीनस वजह हो सकती है, या फिर वो कह रहा है हमारे पास कोई एंडोजीनस जो है ना वो वजह हो सकती है। एक्सोजीनस में वो कह रहा है हमारे पास अगर बाहर से ना कोई बंदा इंजेक्शन लगा रहा है स्टीराइडल, ठीक है, तो ये उसको जो है ना वो एक्टिवेट कर देगा और टपाटप हमारे पास कार्टिसोल बनेगा। एंडोजीनस में हमारे पास क्या होगा? हाइपोथैलेमस का एडिनोमा हो गया है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से अब सिग्नल नहीं आ रहे, जिसने जाके एड्रीनल के ऊपर ACTH वो रिलीज़ करवाना था वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो वहाँ से उसकी वजह से अगर इसका हाइपोथैलेमस का जो है ना वो एडिनोमा हो चुका है, या एंटीरियर पिट्यूटरी का हाइपरप्लेजिया हो गया है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी का हाइपरप्लेजिया हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पे एडिनोमा कहा ना। देखो जहाँ भी एडिनोमा होगा वहाँ से टपाटप जो है ना वो सिग्नल आएंगे एड्रीनल पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी से वो फिर उसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा या इसका एडिनोमा हो जाएगा, तो वो कहेगा ग्लैंड को कि जो कॉर्टेक्स वाला है ना उसको कहेगा कि तुम ना जल्द अज जल्द जो है ना वो अपने कार्टिसोल बनाओ। फेसिकुलेटा क्योंकि कार्टिसोल बनाता है ना, तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से होगा क्या, हमारे पास देखा गया बाईलेटरल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड भी हो सकता है, ठीक है। बाईलेटरल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड का, जिसकी वजह से या आप तीन चीज़ें देख लो, या हाइपोथैलेमस में मसला है इसकी वजह से टपाटप ज़्यादा सिग्नल आ रहा है, या इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर मसला है इसका हाइपरप्लेजिया, या फिर एड्रिनल ग्लैंड का अपना मसला है। तो तीन मसाइल की वजह से हमारे पास एंडोजीनस वजह है जो कि कुशिंग सिंड्रोम को बड़ी वजह है, ठीक है। तो अब देखो ना नॉर्मल फिनोमिना क्या होता है, मैं यहाँ बता ही दूँ बल्कि हमें फिर लोग कंफ्यूज होंगे। देखो हाइपोथैलेमस से जो ना हमारे पास आता है कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। वो कहाँ पे एक्ट करता है? वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है आपके। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकालता है? ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। वो जाता है किडनी के ऊपर, ठीक है। किडनी से हमारे पास क्या होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर इसने जो है ना वो एक्ट करना है और वहाँ से जो है ना वो टप्पा कॉर्टिसोल को ना वो रिलीज़ करवा देना। ये सिंपल था। अब या इसका हाइपरप्लेजिया, ये इसके अंदर कुछ मसला आ गया, या एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कोई मसला है, या एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कुछ मसला है, तो वो एंडोजीनस वजह हो सकती है। एक्सोजीनस क्या है? मैंने कहा कि वो बाहर से स्टीराइडल इंजेक्शन लगाता है। अब होपफुली मज़ा आया होगा आपको देख के। अच्छा, अब जो है ना इसके अंदर कुछ और इसने वजूहात भी बताई हैं जो कि हमारे पास क्या कर रही हैं जी, इसी का जो है ना वो कॉर्टिसोल को एक्सेस कर रहा है। वो कह रहा है कि प्राइमरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी को डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। कह रहा है कोई हमारे पास प्राइमरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीज़ हो सकती है, या फिर सक्रीशन ऑफ द एक्टोपिक ACTH बाय नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर, मतलब पिट्यूटरी का ट्यूमर नहीं है लेकिन फिर भी एक्टोपिकली जो है ना वो ACTH नहीं, नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर से जो है ना वो हमारे पास आ रहा है। अब देखो ना, अब क्या वजह हो सकती है कि ACTH को कहाँ से रिलीज़ हो सकता है अगर इंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं हो रहा? तो आपने एक डिजीज़ पढ़ी होगी नियोप्लेजिया के अंदर, पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम। इसके अंदर क्या था? लंग्स का जो कैंसर है ना फेफड़ों का, वहाँ पे एक ऐसा चीज़ बन जाती है जो कि हार्मोन टपाटप सेक्रेट करने लगता है। तो उन्हीं हार्मोन में से वो कह रहा है कि एक हमारे पास ACTH होती है, जो अगर वो रिलीज़ हो जाए तो उसने वो कुशिंग जो है ना वो सिंड्रोम करवा देना, कुशिंग डिजीज़ करवा देनी होती है सारे की सारी, ठीक है। तो अब जो है ना फिर यहाँ पे उसने भी एक बात की है, मॉर्फोलॉजिकली इसने थोड़ा सा एक चीज़ को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया कुशिंग सिंड्रोम को। उसने कहा कि मॉर्फोलॉजिकली पिट्यूटरी के अंदर जो है ना वो हमारे पास होगा क्रूक हाइलैंड जो है ना वो चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर एडिनोमा आता है। जबकि एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा? कॉर्टिकल की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। ये मैं मॉर्फोलॉजी बता रहा हूँ। कुशिंग जो है ना वो हमारे पास जो सिंड्रोम है उसके अंदर पिट्यूटरी के अंदर जो है वो क्रूक हाइलैंड चेंजेस आ सकती हैं, या फिर हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्टिकल एट्रोपी हो जाए, डिफ्यूज्ड हाइपरप्लेजिया हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया या फंक्शनल एडिनोमा हो जाए, या फिर कार्सिनोमा हो जाए। तो ये जो है ना इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर उसने चंद एक बातें लिखी हुई। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। किसी बंदे को कुशिंग सिंड्रोम है या कुशिंग डिजीज़ है, इसके ऊपर ज़्यादा आ जाए थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर किसी बंदे को ना वो कुशिंग, किधर गया या डस्टर किधर गया मेरा, हो जाए तो वो किस तरह आपके साथ प्रेजेंट करेगा।
सबको पता है, आपने सब ने जो है ना वो पढ़ी हुई है बड़े अच्छे से, मेरे से ज़्यादा अच्छा आपको आता है। इसके अंदर एक वो क्लिनिकल फीचर था, एक तो है हाइपरटेंशन होता है, साथ में वो कहता है कि वेट जो है वो गेन होगा उसका, ठीक है। साथ में ट्रंकल ओबेसिटी होगी, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, आपकी सारी की सारी कवर हो जाएगी। ट्रंकल ओबेसिटी होगी, बफलो हम्प होगा। क्या होता है बफलो हम्प? वो गर्दन के ऊपर एक बड़ा सारा जो हम्प आपको बनता है। मून फेस होगा, बिल्कुल गोल मटोल सा होगा, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया उसको होगा, क्योंकि कार्टिसोल ज़्यादा है, स्ट्रेस हार्मोन है ना कार्टिसोल। कार्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो है ना ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज़्यादा रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी करेगी कि ये जो है ना वो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिक हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस की एक बड़ी वजह है, ठीक है। सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस ये काज करवा देगा। साथ में वो कह रहा है कि उसको जो है क्यूटेनियस टाइया जिस्म पे जो है ना वो नील से पड़ जाती हैं ना, वो होगा। साथ में ओस्टियोप्रोसिस हो गया, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, इन्फेक्शन होगा और स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाएगी। अच्छा, ये होता है कि पूरे एमसीक्यूज़ के अंदर एक वर्ड आपने देखना था, स्किन पिगमेंटेशन कहाँ पे होनी होती है, तो वो आपने कहना कि हमारे पास वो किसके अंदर हो रही है, कुशिंग जो है ना सिंड्रोम के अंदर आपके पास हो रही होगी। अच्छा, अब जो है ना वो वजह क्या होती है इस पिगमेंटेशन की, वो मेलानोसाइट्स जो है ना उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा जो पिगमेंट फार्मिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ये वाला, ये आपने बार बार देखी होगी। रेड चीक्स, फैट जो है ना वो बफेलो हम्प आपको दिख रहा है, फिर आपको ब्रूज मतलब नील पड़ जाते हैं, फिर थिन आर्म एंड लेग ऑस्टियोप्रोसिस होगा, आगे एब्डोमिनल देखो कितने बड़े मार्क्स है, स्ट्रेच होंगे, पेंडुलेटेड जो है ना वो एब्डोमन, मतलब उसका एब्डोमन आगे की तरफ जो है ना वो पेंडुलम की तरह लटक रहा होगा। तो ये जो है ना इसकी आपको ध्यान में रख लेना तो आपको आएगा, ठीक है। ये था अगर हमारे पास वो कॉर्टिसोल एक्सेस है। अब अगर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसको मैं यहीं पे ओके जी, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसके अंदर क्या क्या वजह हो सकती हैं? इसके अंदर बेसिकली एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, सोडियम की अपटेक करना, साथ में वाटर की रिटेंशन करना और हमारी बॉडी से पोटेशियम को रिलीज़ करना, मतलब हाइपोकलीमिया करवाता है, हाइपर नेट्रीमिया करवाता है और वाटर को जज़ब करके रखता है, ठीक है। इसकी जनाब हाइपर एल्डोस्टेरोन क्यों होता है, कि कौन सी ऐसी वजह है कि जिसके अंदर अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास जिस्म के अंदर सोडियम भी ज़्यादा बाजार, पानी भी ज़्यादा बाजार, लेकिन उसकी बॉडी जो है ना वो पोटाशियम उसके अंदर से लॉस हो जाएगा, जो कि दिल की बीमारियों का बड़ा बायस होता है। तो दो वजूहत हो सकती हैं, या तो हमारे पास कह रहा है कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन, या हमारे पास सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी ना इडियोपैथिक होती है वजह, या कोई जीन डिफेक्ट होता है जो कि ये करवाता है, जबकि सेकेंडरी के अंदर वो कह रहा है कि या फिर यहाँ पे उसने कहा है कि रेनिन एंजियोटेंसिन का जो है ना वो सारा फेनोमिना होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन स्कैंडी के अंदर, ठीक है। अब प्राइमरी के अंदर इडियोपैथिक या जीन का, या फिर कोई भी जो है ना वो नियोप्लास्टिक चेंजेस आ जाती है, जिस तरह कोन सिंड्रोम जो है ना, इसको हम कहते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है, कोन, ठीक है। मतलब कोन के ऊपर आपने नमक डाल के खाना है ना, तो वो यूं समझ ले बस आपने, ठीक है। तो नमक मतलब सोडियम की वजह होना, यूँ याद रख लेना। नियोप्लास्टिक जो है ना वो चेंजेस की वजह से हमारे पास कोन सिंड्रोम आ जाते हैं सारे के सारे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो जीन से लिखा हुआ KCNJ5 जीन की जो है ना वो म्यूटेशन हो सकती है, और वो सारे के सारे कहते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर 3 पे हमने बात की थी एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम की, ठीक है। उसके अंदर क्या था, हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिलीज़ हो रहा था, यही बात की है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन विद हाइपरप्लेजिया बोथ है। इसके अंदर क्या होता है, 21 हाइड्रोक्सीलेज जो है ना एंजाइम, उसकी डेफिशिएंसी होती है सबसे ज़्यादा कॉमन। एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो स्टीरोजिनेसिस है वो प्रीडोमिनेटली शंटेड टूवर्ड द सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। जो स्टीरोइडोजेनेसिस होती है वो सारी की सारी शिफ्ट हो जाती है हमारे पास सेक्स हार्मोन जो है ना उसकी प्रोडक्शन के अंदर, जिसको 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज चाहिए ही नहीं। जब ये डेफिशिएंसी को दूसरा होशियार हो जाएगा तो वो टप्पा टप सेक्स हार्मोन बनाता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो फिर कह रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल भी इवन लीड टू ACTH की सेक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, जो कि नेगेटिव फीडबैक करती है, जिसकी वजह से एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हुआ। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया ने क्या करना है, कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया जो है ना वो एट दी एंड जो है ना वो हमारे पास सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा घटा दे, ठीक है। तो वो ये बातें वो कर रहा है। इसके अलावा वो कह रहा है कि क्लिनिकल फीचर में जो है ना वो एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के अंदर साल्ट वेस्टिंग विद हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकलीमिया,
हाइपोवोलीमिया, लेक ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से हो जाता है। ठीक है, देखो ना, अगर एल्डोस्टेरोन ना होगा तो पानी ज़्यादा निकल जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। ठीक है, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, वॉल्यूम कम, लेकिन पोटाशियम स्टोर होना शुरू हो जाएगा टपाटप, तो हाइपरकेलीमिया हो जाएगा। ये भी दिल के लिए ख़तरनाक है। लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोटेंशन ड्यू टू लेक ऑफ कॉर्टिसोल, जब कॉर्टिसोल क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, अब ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो वो हाइपोटेंशन के अंदर बंदा चला जाएगा। फिर हमारे पास जब एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता है तो क्लाइटोरल इनलार्जमेंट फीमेल के अंदर होती है, और जब मेल है ना उनके अंदर प्यूबर्टी बहुत जल्दी हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव एंड्रोजिन। जब एंड्रोजिन आपका ज़्यादा होगा ना तो क्लाइटोरियल इनलार्जमेंट क्या होती है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पर रेफर कहते हैं, ये देखो ना, ये फीमेल है ना, जब आप उसके जो है ना वो जेनिटल ऑर्गन को देखें तो जिस तरह मेल का पीनस आ रहा होता है ना बाहर, बिल्कुल उसी तरह वो ना आ रहा होता है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, जो बिल्कुल आपका मेल पीनस की तरह हुई, इसे हम कहते हैं कि ये एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, इसके अंदर क्या है, सेक्स हार्मोन बहुत ज़्यादा बन गया है। इस वजह से जो है ना वो इवन मेल की तरह जो है ना वो प्रेजेंट करती हैं फीमेल, उनकी जो है ना वो पीनस दिखाई दे रहा होता है, यूँ लगता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर ये होता है। फिर नेक्स्ट उसने लिखी हुई है एड्रीनल इनसफिशेंसी के बारे में थोड़ी सी बातें, तो वो मैं कर लेता हूँ बस, इसके बाद एड्रीनल मेडुला और हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। ठीक है, तो एड्रीनल इनसफिशेंसी जो है ना वो दो तरह की होती है, मतलब लेक ऑफ एड्रीनल हार्मोन को हम एड्रीनल इनसफिशेंसी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना दो बड़ी वजह होती हैं, एक हमारे पास प्राइमरी, जिसके अंदर हमारे पास ग्लैंड का सारे का सारा एड्रीनल ग्लैंड का मसला है प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास पिट्यूटरी से ACTH आ रहा था ना, ऊपर कहीं मसला है, तो सेकेंडरी वजह हमारे पास ACTH नहीं आ रहा। प्राइमरी में ग्लैंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ACTH आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ACTH नहीं आ रहा, तो ग्लैंड ने क्या करना है फिर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने टेबल देखेंगे रोमन के अंदर बना हुआ, उसके अंदर एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी और क्रोनिक एड्रीनल इनसफिशिएंसी की बताई हुई है। ठीक है, वो कह रहा है कुछ हमारे पास होती है फ़ौरन से एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी, और फिर हमारे पास होती है क्रोनिक जो बहुत पुरानी चल रही होती हैं। ठीक है, एक्यूट के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, एज सेप्टिसीमिया हो सकता है। ठीक है, वाटर हाउस फ्रेडनेस सिंड्रोम हो सकता है। ठीक, मतलब ये वाटर हाउस फ्राई FRIED फ्रेडजिसन इस तरह करके नाम है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो बैक्टीरिया होती हैं मोस्टली ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, वो क्या करती हैं एड्रीनल ग्लैंड को जाके डैमेज कर देते हैं। तो ये दो वजह हैं, वो अचानक से जो है ना उसको एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है। क्रोनिक के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा ऐसा होती है, और ये ना बड़ी वजह है एडिसन डिजीज़। अब एडिसन डिजीज़ किस क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो है ना वो कम बन रहा हो। अगर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा था उसे हम कौन कह रहे थे, अगर एल्डोस्टेरोन कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एडिसन, मतलब हमें ऐड करने की ज़रूरत है। मैंने यूँ याद किया होता है एडिसन, हमें नमक ऐड करने की ज़रूरत है। कौन के ऊपर हमने क्या कहता है, नमक डाला हुआ है, एक्सेसिव जो है ना एल्डोस्टेरोन है। अगर एडिसन है तो हमें ऐड करना है, मतलब सोडियम की अपटेक कम हो रही है, तो एडिसन मतलब हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। ठीक है, तो ये दो बातें हमने MCQ में जानी। इसके अलावा जो है ना वो स्टीरॉयड थेरेपी जो है ना वो भी कह रहा है कि यहाँ पे एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी की बड़ी वजह है। अब हमारे पास जो एडिसन डिजीज़ है ना, इसको उसने थोड़ा सा एलेबोरेट किया हुआ है। एडिसन डिजीज़ में ये बेसिकली ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस की वजह से हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई मेटास्टेटिक जो है ना वो ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एंडो के अंदर। यहाँ पे उसने कहा कि ऑटो इम्यून एड्रेनालाइटिस में ऑटो इम्यून जो है ना वो स्टीरोजेनिक एंजाइम के खिलाफ जो है ना, स्टीराइडोजेनिक जो है ना एंजाइम, ऑटो एंटीबॉडीज़ उनके खिलाफ एक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम, मतलब बहुत सी जगह पे मसला होना शुरू हो जाएगा। ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम होगा, इसके अंदर क्या होगा, ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन, इसको मिटाओ यार, ऐसे नहीं मज़ा आ रहा मुझे। क्या होता है बेसिकली, APS मतलब ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम, जो कि बहुत सी जगह पे जो है ना वो हमला होता है। यहाँ पे क्या होता है फिर, जो जीन होता है ना ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन, AIRE जीन, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर होता है। इसके अंदर जो है ना वो मॉडिफिकेशन होनी होती है, जिसकी जब ये थाइमस जो है ना इनको, इन ऑटो इम्यून जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको थाइमस पहचान नहीं सकेगा, जिसकी वजह से वो अटैक करेंगे एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर ड्यू टू AIRE की वजह से, और यहाँ पे जो है ना जेनेटिक डिफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वो इंटरल्यूकन 17, इंटरल्यूकन जो है ना वो 12 और T थायराइड जो है ना वो 17 के ऊपर जो है ना वो एक्ट करके हुआ। बाकी इन्फेक्शन कौन कौन सा होता है, वो TB का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन जिसके अंदर हिस्टोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है,
साथ में हाइपरटेंशन और साथ में एड्स जो है ना वो हमारे पास HIV और एड्स जो है ना वो हमारे पास जो है ना इन्फेक्शन बड़ी वजह है इसके। फिर उसने कहा कि कोई मेटाबॉलिक नियोप्लाज्म में अगर लंग्स का कार्सिनोमा हो ना, ठीक है, लंग्स का CA हो या ब्रेस्ट का CA हो तो वो होता है। मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो इरेगुलर श्रंकन ग्लैंड आपको नज़र आएगा, इरेगुलर श्रंकन ग्लैंड नज़र आएगा। स्कैटर्ड जो है ना वो हमारे पास सेल होंगे और लिम्फाइड जो है ना वो हमारे पास सेल नज़र आएंगे। साथ में वो ग्रैनुलोमा और इनलार्ज होगा। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या क्या बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। क्लिनिकल फीचर में क्या है कि उसने ना हमारे पास ACTH अगर ज़्यादा होगा ना, एडिनोकार्टिकोट्रॉफी, तो हर इसकी वजह से हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी। साथ में हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया के साथ, लेकिन पोटाशियम ज़्यादा तो हमारे पास हाइपरकेलीमिया हो जाएगा। मतलब आपने कौन का सारा उल्ट जो है ना एड्रीनल इनसफिशिएंसी या एडिसन डिजीज़ के अंदर आपने लिख देना है, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। BP के अंदर बस आपने फाल करवाना है, ठीक है। जब नमक कम खाते हैं तो BP कम हो जाता है ना, जब नमक ज़्यादा खाते हैं तो BP शूट कर जाता है, तो ये वहीं से आपने निमोनिक याद करना है। अच्छा, फिर लास्ट पे उसने एक बात की हुई है एड्रीनल मेडुला की, तो वो करके हम इसको एंड करते हैं। अच्छा, एड्रीनल मेडुला के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हमारे पास कैटिकोलामीन मतलब एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है ना उसकी रिलीज़ होनी है, तो जो कि स्ट्रेस फाइट एंड फ्लाइट के लिए करती है ना। अब ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, ये MCQ है। ये हमारे पास क्रोमाफिन जो है ना वो सेल से, और सिस्टेंटिकुलर जो है ना वो हमारे पास सेल वहाँ से रिलीज, जो एक तरफ से न्यूरॉन से मिले होती है ना, ठीक है। क्रोमाफिन सेल वही होते हैं जो एक तरफ न्यूरॉन के साथ मिले हुए होते हैं। अब जो है ना वो नर्व का ट्यूमर जो है ना वो न्यूरो हार्मोनल सेल इनको जो है ना वो सप्लाई करता है यहाँ से। जो ही नर्व सप्लाई करती है तो ये हार्मोन रिलीज़ होती है, इन सिंपल वर्ड। अब यहाँ पे ट्यूमर ऑफ एड्रीनल मेडुला में हमारे पास कहा है उसने फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। तो PC होटल में जो है ना मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, मैंने यूँ याद किया हुआ है PC होटल का। तो इसका है ना हमारे पास आता है रूल ऑफ 10। व्हाट इज़ रूल ऑफ 10 फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। 10% जो है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा एड्रीनल होता है, ये 10% ये बाईलेटरल होता है, 10% ये मेलिग्नेंट होता है, और 10% जो है ना वो नॉट अराइज विथ हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये बात है। अब इसकी काज क्या क्या हो सकती हैं, उसने कहा है कि हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया में ना म्यूटेशन होने की वजह से 25% जो है ना वो काज इसकी ये है कि ये MCQ जाता है कि इसकी काज इसके अंदर होता है हमारे पास RET रैट NF1 और VHL। इसके लिए 5DHB एक टेबल बना हुआ है आपके, 5DHC और 5DHD। ये इसको बस रटा लगा लेना है। तो ये जीन के अंदर जो जो म्यूटेशन है ना वो उसने बताई हुई है, तो मैंने आपके साथ लिख दिया। बस इसको अगर याद रहते तो मोर देन इनफ। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होगा आपके पास, फियोक्रोमोसाइटोमा में स्मॉल से लार्ज सेल होंगे। क्रोमाफिन जो है ना वो सेल का नेस्ट होगा जिसके अंदर हमारे पास वेसल्स होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको जो है ना डेंस ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। कैप्सूलर में वेस्कुलर इंक्लूजन होगी और मेटास्टेटिक जो है ना वो हमारे पास डिस्चार्ज होगा। क्लिनिकल फीचर किस तरह वो प्रेजेंट करेगा हमारे पास, एक तो वो हमारे पास पैरऑक्सिस्मल एक्टोपिक हार्मोन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे। पैरऑक्सिस्मल या सस्टेन्ड हार्मोन होंगे, और इसके अलावा MI का जो है ना वो अटैक बहुत ज़्यादा होगा। और इसको हम किस तरह फिर करेक्ट करते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा को हम सर्जिकली जो है ना वो हमने करेक्ट करना होता है। देखो, जब फियोक्रोमोसाइटोमा होता क्या बेसिकली, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ फियोक्रोमोसाइटोमा, आपने कहना है ये हमारे पास नॉन कैंसरिशियस बिनाइन ट्यूमर है एड्रीनल ग्लैंड का, ठीक है। और वो एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जो है ना वो कहीं ना कहीं ऊपर होता है। अब इसके अंदर जो है ना वो ब्लड और यूरिन के अंदर आप इसका डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं पैरागैंग्लियोमा बाय डिटेक्टिंग एलिवेटेड लेवल ऑफ कैटिकोलामीन। अगर यूरिन के अंदर कैटिकोलामीन का लेवल हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ। इन सिंपल वर्ड मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास एक क्लासिकल ट्राइएड होती है, इसके अंदर एपिसोडिक हेडेक, सर दर्द उसको बहुत ज़्यादा होगी, साथ में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, और साथ में वो टेकिकार्डिया। ये 3 निशानियाँ हैं इसकी फियोक्रोमोसाइटोमा की। अगर यूरिन के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब पक्का जो है ना इसको फियोक्रोमोसाइटोमा है। फिर उसने जो है ना वो कुछ लिखा हुआ है मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम। ये क्या होते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया
सिंड्रोम, मतलब ये हमारे पास MEN के साथ आपको लिखे नजरेगा। तो ये हमारे पास मल्टीपल आर्गन को अफेक्ट करती है। फीचर क्या है ये, एक तो यंगर एज में होंगे, 2 साल के बच्चे में मल्टीपल आर्गन को इफेक्ट करेंगे, मल्टीफोकल होंगे, अगर एक आर्गन के ऊपर इफेक्ट किया तो मल्टीपल जगह पे जो है मल्टीफोकल होगा, ये एसिम्टोमेटिक होगा, साथ में अग्रेसिव भी होंगे। अच्छा, MEN1 के अंदर ये असल में यहाँ ट्यूमर सप्रेसर जीन है MEN1, इसकी अब क्लासिफिकेशन की MEN1 मतलब मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 1 है। ये बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसके अंदर म्यूटेशन होती है MEN1 जीन की। तो इसके लिए 3P आपने याद रखना है। पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, पैराथायराइड के साथ, ठीक है, उसके अंदर मसला होगा, पेंक्रियाज के अंदर मसला होगा, और पिट्यूटरी के अंदर जो है ना उसका मसला होगा। पैराथायराइड जहाँ से वो कैल्सिटोनिन निकलती है ना, उसके अंदर सारे का सारा मसला होगा, ठीक है। तो 3P, पैराथायराइड, पेंक्रियाज और हमारे पास पिट्यूटरी का मसला होगा। पिट्यूटरी के मसले की वजह हमारे पास इलेक्ट्रोट्रॉप बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, जो कि ब्रेस्ट जो है ना वो उसकी इलाजमेंट करवा देगा और वहाँ से मिल्क की इजैकुलेशन होना शुरू हो जाएगी, साथ में एक्रोमेगैली वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और साथ में लीड टू हाइपर पैराथायराइडिज्म, ये पे हमारे पास लीड करेगा हाइपर पैराथायराइडिज्म। और इंसुलिन पेंक्रियाज पे इफेक्ट करेगा तो इंसुलिनीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से यूँ डेथ भी हो जाती है। फिर वो कह रहा है कि MEN2 क्या होता है। MEN2 के अंदर वो कह रहा है हमारे पास म्यूटेशन होती है रैट प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर, ठीक है। इसमें जो है ना वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है ना वो ख़राब हो जाती है। अब MEN2 जो है ना, इसकी भी आगे उसने फर्दर 2 टाइप्स की हुई है, MEN2A MEN2B, ठीक है। MEN2A और 2B के अंदर कन्वर्ट किया हुआ। 2A में हमारे पास क्या होता है, थायराइड का मसला होता है, एड्रीनल मेडुला का मसला होता है, पैराथायराइड का मसला। यहाँ पे भी थायराइड और एड्रीनल मेडुला का, लेकिन पैराथायराइड की जगह हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रा एंडोक्राइन जो है ना वो मैनिफेस्टेशन होगी, जिसके अंदर आपकी इलास्टिक बोन्स आ जाएंगी, ठीक है। और साथ में आपको मार्फन हाइड जो है ना वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये 2A और 2B में मतलब यहाँ पे मैंने क्या कहा, थायराइड का मसला, एड्रीनल मेडुला का मसला और साथ में पैराथायराइड ग्लैंड का मसला। यहाँ पे भी सेम थायराइड का मसला, एड्रीनल मेडुला का मसला, लेकिन थर्ड पे पैराथायराइड की जगह हमारे पास एक्स्ट्रा एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन होगी, जिसके अंदर हमारे पास बोन उसकी इलास्टिक हो जाएंगी और बहुत सारी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा उसने कुछ कहा हुआ कि हमारे पास कुछ न्यूरोफाइब्रोमा होती है, मेडुलरी कार्सिनोमा, वो आपने देख लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अच्छा जी, ये आपका एंडोक्राइन का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन हो गया। एक छोटू सा टॉपिक रह गया है जो मैं जल्दी से आपको कवर करवा दूँ, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड का तो हमने देख लिया ना, जिसके अंदर हाइपर और हाइपोथायराइड। पैराथायराइड में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो छोटे छोटे जो पेयर की फॉर्म में होते हैं, पैराथायराइड का मतलब ये कैल्शियम को ब्लड के अंदर जो है ना वो इंक्रीज़ करवाने का रोल करवाते हैं, ठीक है। ये चीफ सेल होते हैं, रेगुलेट करते हैं जो आयोडिनाइज्ड कैल्शियम को वाया पैराथायराइड हार्मोन के ज़रिए जो है ना वो आयोडीन को वो सारे का सारा करते हैं। अच्छा, अब इसका बेसिकली काम क्या होता है, बोन की ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को ज़्यादा करना, जिसकी वजह से कैल्शियम मतलब बोन को तोड़ेगा पैराथायराइड हार्मोन, बोन की ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, क्लास्ट मतलब कट कर देगा बोन को, वहाँ से उसने कैल्शियम को रिलीज़ करवाना और फास्फेट को रिलीज़ करवाना ताकि ब्लड के अंदर मेंटेन रहे। इंक्रीज़ करेगा स्मॉल बाउल सेक्शन ऑफ कैल्शियम, जो इंटेस्टाइन है ना वहाँ से इसने कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवा के वो भी ब्लड के अंदर लेके आना, मतलब इसने खून के अंदर जो है ना वो कैल्शियम को पूरा रखना है। एक तो ब्लड के अंदर ले आएगा जज़ब करवा के इंटेस्टाइन से, सेकंड हड्डियों का तोड़ के ना ये कैल्शियम ले आएगा कहीं ना कहीं से। फिर रीनल किडनी से जो कैल्शियम रिलीज़ हो रहा है वहीं से भी ये इसको अब्जॉर्ब करवा के दोबारा ब्लड में ले आएगा। तो ये 3 काम जो है ना इसने कर रहा है, ठीक है। इन सिंपल इंक्रीज सीरम आयोडिनाइज्ड कैल्शियम लेवल, ठीक है, जब ज़्यादा होगा यहाँ पे इसको रेगुलेट करेगा, जब ये ज़्यादा होगा तो फिर ये जो है ना वो थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड को सिग्नल देते हैं कि ब्लड के ज़रिए सिग्नल जाता है कि जनाब ये अब मुकम्मल हो गया, आप तुम रखो, ये फिर वो नेगेटिव फीडबैक। अब अगर ये हद से ज़्यादा टपा टप नेगेटिव फीडबैक ना जाए और ये टपा टप कैल्शियम को यहाँ पे बढ़ाता रहे तो हमारे पास क्या होगा, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाएगा। मतलब थायराइड ग्लैंड हद से ज़्यादा जो बना हुआ है पैराथायराइड ग्लैंड, तो हड्डियों से भी टूटी जा रहा है कैल्शियम और फास्फेट हर जगह से टूट मतलब इसने ब्लड के अंदर जो ना भर दिया है कैल्शियम कर दिया इसको, ठीक है। तो क्या होगा, 2 है, एक हमारे पास होता है प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म और एक हमारे पास है सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है। प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म और एक हमारे पास सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। प्राइमरी में क्या होता है, जो यहाँ से जो है ना वो ग्लैंड से PTH वो हद से ज़्यादा रिलीज हो रहा है, मतलब थायराइड ग्लैंड में कोई मसला था, यहाँ पे कोई न्यूप्लेजिया था, यहाँ से जो है ना वो हमारे पास PT पैराथायराइड हार्मोन जो है ना वो हमारे पास वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। अब इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है, कोई ना कोई एडिनोमा हो सकता है,
हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या फिर कोई कार्सिनोमा हो सकता है। और यहाँ पे जो है ना वो बिनाइन नियोप्लाज़्म मोस्टली जो है ना वो किसी एक ग्लैंड के ऊपर हो, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, जब हमारे पास ये जो है ना वो ये कैल्शियम ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा, ज़ाहिर बात है ये फिर अपने कैल्शियम स्टोन बनाने शुरू हो जाएगा। अगर तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन जाए तो इसे हम कहते हैं नेफ्रोलिथिएसिस, ठीक है। तो साथ में अगर जो है ना वो रीनल ट्यूब्यूल, मतलब अगर ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन गए हैं, अगर ये स्टोन हमारे पास कहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल के अंदर कैल्सिफिकेशन, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो जाए, इसे हम कहेंगे नेफ्रोकैल्सिनियोसिस हो गया, ठीक है। अगर ये सीएनएस को डिस्टर्ब करेंगे तो वहाँ पे डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सीयर उसको झटके लगेंगे। कॉन्स्टिपेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट निशानी है। पूरे एक एमसीक्यूज में आता है कॉन्स्टिपेशन का लफ्ज़ है तो आपने जो है ना वो प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के ऊपर चुप करके टिक लगा देना है, क्योंकि कैल्शियम जब भी ज़्यादा आप खाएंगे ना बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और पेशेंट जिनको कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं उन्हें कहते हैं हम पानी ज़्यादा पियो, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम कॉन्स्टिपेशन करवाती हैं। ये ना होकर कैल्शियम पूरी करते करते वो कॉन्स्टिपेशन करवा के वो फिर उसके बाद में पाइल्स हुए हों, पता हो, इस तरह नहीं करना होता, ठीक है। तो मतलब ये कॉन्स्टिपेशन का सिनेरियो जहाँ भी आएगा वहाँ पे आपने पैराथायराइड को ज़रूर इग्नोर नहीं मारना इसको, ठीक है। फिर हमारे पास फाइब्रोसिस होगी, सिस्टिक स्पेसिस होती है, वो सारी लैब डायग्नोसिस में आप देखेंगे तो आपको, ओके जी, सॉरी वो मेरी कॉल आ गई। अच्छा, अब जो है ना वो हम सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के ऊपर जाते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक्सट्रिंसिक डिजीज़ है, यहाँ पे तो यहाँ पे अपना ग्लैंड का मसला था ना, यहाँ पे कोई एक्सट्रिंसिक डिजीज़ है जो कि हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन को जो है ना वो बढ़ा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी डिजीज़ एक्सट्रिंसिक, इसके अंदर कौन कौन सी होती है, रीनल इनसफिशिएंसी लीड टू फास्फेट की एक्सक्रीशन हो जाएगी, ठीक है। जब फास्फेट की एक्सक्रीशन जो है ना, देखो ना गुर्दे का मसला है ना, तो यहाँ से जो है ना वो फास्फेट जो है ना हाथ से ज़्यादा निकल गई है, तो बॉडी को वो फास्फेट ख़त्म हो गई मेरी बॉडी से। एक्चुअली मसला यहाँ पे गुर्दे का था, गुर्दे ने अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाया। तो जब ब्लड के अंदर फास्फेट कम होगी तो सिग्नल जाएगा इसको कि तुम जल्दी से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ करो, हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, फास्फेट की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ी वजह रीनल इनसफिशिएंसी। नंबर सेकंड पे फ्री कैल्शियम जो है ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम तो है लेकिन वो बाइंडेड फॉर्म में है, फ्री नहीं है। तो अगर फ्री कैल्शियम ना होगी तो वो भी स्टिमुलेट करेगी, डिक्रीज फ्री कैल्शियम स्टिमुलेट करेगी पैराथायराइड हार्मोन को, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास कह रहा है कि कैल्शियम जो है ना वो किसी भी और चीज़ के साथ बाइंड कर देना तो वो हमारे पास फ्री नहीं रहती, हमें फ्री कैल्शियम ज़रूरी है नॉर्मल मेंटेन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन एक्सेस हो जाएगा, तो इसकी वजह से फिर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास वो टपाटप जो है ना वो के बोन टूटना शुरू हो जाएगी, वो सारे की सारा। लैब डायग्नोसिस करेंगे तो आपको पीटीएच ज़्यादा मिलेगा, लेकिन शुरुआत में कैल्शियम कम मिलेगा क्योंकि अभी एक्चुअल में रिलीज़ हो रहा है। अब नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कि अगर इसी का हम अपोजिट कर दें, हाइपोपैराथायराइडिज्म, कोई ऐसी वजह हो कि कैल्शियम जो है ना वो हमारे पास जो पैराथायराइड से हमारे पास हार्मोन जो है ना ग्लैंड से, यहाँ से ना पैराथायराइड यहाँ से पीटीएच रिलीज़ ही नहीं हो रहा, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम जिसने मेंटेन करना था, कैल्शियम की कमी 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 कमी, जब कमी होगी तो हमारे पास क्या होगा, उसको नबनेस टिंगलिंग होगी, मसल स्पाम होगा, सोए सोए रात को मसल अकड़ जाएगी जिसे हम टेटनी कहते हैं। मतलब कैल्शियम की कमी से जो जो सिम्टम्स आते हैं ना वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। फिर साथ में जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास लमनेस्टिंग मसल स्पाज्म हो जाएगा, साथ में ब्लड प्रेशर जो है ना वो आप देखेंगे तो वो भी इसके ऊपर इफेक्ट होगा। इसमें एक कंडीशन लिखी हुई है सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म। ये क्या होता है, मतलब हाइपोपैराथायराइडिज्म लेकिन वो सूडो है, झूठा है। क्या वजह है इसकी, पैराथायराइड तो आ रहा है ब्लड के अंदर भी पूरा है और वो, लेकिन वो रेजिस्टेंस है जो इसके रिसेप्टर हम वो इस पैराथायराइडिज्म को ले नहीं रहे, तो इसे हम कहेंगे सूडो। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो फोर्थ और फिफ्थ जो है ना हमारे पास एक तो स्ट्रेचर कैल्शियम की कमी वजह से शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, साथ में जो है ना वो हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ डिजिट जो है ना वो उसकी छोटी रह जाएंगी। तो दैट्स ऑल अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन 30-34 मिनट में 40 मिनट में मैंने कवर करवा दिया, 4-5 वीडियो बन गई है। आई थिंक दैट्स मोर दैन इनफ। अब किसी को इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। बाकी मैं MCQs किसको चाहिए हो, SCQs चाहिए हो तो मैंने PDF बना रहा हूँ, साथ साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा वो भी चैनल पे। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर विशेस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।